बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करता हूँ किसी तमहीद के बगैर। अच्छा, बड़ी अहम खबर है और मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकता हूँ। खैर पता तो सबको ही होता है, लेकिन हाँ, बड़ी खबर इस वजह से है कि ये जो नून लीग या पीपल्स पार्टी वगैरह, स्पेशली नून लीग, जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि भाई उन्होंने अपने दौर में ये सब किया, हालांकि गुज़िश्ता दौर में ये तमाम जुल्म वो खुद भी कर चुके होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, वो एक उंगली यूँ करते हुए चार उंगलियाँ अपनी तरफ भी तो उठती हैं ना, तो वो ज़रा मसला ये होता है। तो इनको सिर्फ इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों की नज़र होती है और उस इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से पहुँच भी जाती है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। नदीम मलिक साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन है और सहाफ़ी हैं, और वो अपने एक ख़बर की बुनियाद पर बता रहे हैं। उन्हें कहा मैं 100% कन्फर्म ख़बर बता रहा हूँ और एक ज़ेर ज़बर भी, यानी 0.1% भी एग्जरेट नहीं कर रहा। और इस खबर की उन्होंने इतला दी है। उन्हें कहा नवाज शरीफ साहब ने जब 2014 में जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एज आ आर्मी चीफ तैनात किया था ना, तो ये तैनाती बिल्कुल 2+2=4 प्रोटोकॉल के तहत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा ये पूरी डील हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से आर्मी चीफ बनाने के लिए, और उस डील के तहत जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उनको कंफर्म करने के बाद उस डील को लॉक किया गया था और उसके तहत जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आर्मी चीफ लगाया गया था। ठीक है जी। और अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाने के लिए ये तमाम चीज़ें हुई थी। और इस सारी डील में उनके ससुर भी जनरल रिटायर्ड हैं, तो जनरल बाजवा साहब के ससुर शामिल थे और ससुर साहब के साथ ये तमाम डील फाइनल हुई थी जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी में। और ये डील का एक आंसर यह था कि जैसे ही जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बनेंगे, आपने फ़ौरन DGISI को तब्दील करना है। यानी नवाज शरीफ साहब भी DGISI को तब्दील करवाते रहे हैं जी। ठीक है जी, बकौल नदीम मलिक साहब जी। और बाजवा साहब की किस तरीके से उनके साथ चलना है, ये भी डील के साथ था कि आने वाले दौर में फिर उन चिरागों में रोशनी रही, वो एक अलग बात है। काफ़ी यकीन दहानियों के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ लगाया था नवाज शरीफ साहब ने। और मज़े की बात यह है कि DGISI को तब्दील करवाना था नवाज शरीफ साहब ने। जनरल रिजवान थे ना उस वक्त, तो जनरल रिजवान साहब को इतना पसंद नहीं करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उनको तब्दील कराना था। वहाँ भी मामला इतने अच्छे नहीं थे। फिर जनरल बाजवा साहब से कहा गया कि आपने सबसे पहले आके जनरल रिजवान को तब्दील करना है। और फिर ये हुआ। ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाते थे ना जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ कि बड़ा जुल्म कर दिया जी, इमरान खान साहब की हुकूमत गई इस वजह से कि DGISI के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी तब्दील नहीं करना जनरल फैज़ को। ये सारे काम खुद करते रहे। फिर क्या हुआ जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस डील के तहत जनरल नवीद मुख्तार साहब को DGISI लगाया गया था। और उस वक्त राहिल शरीफ साहब भी इनकी बात नहीं मान रहे होंगे ना, जिस वक्त जनरल रिजवान साहब DGISI होंगे। तो मगर दुख की बात यह है, इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब का भी चला गया इन तमाम डील डूल करने के बावजूद। ये इल्ज़ाम इमरान खान या किसी पे भी लगाते रहते हैं, इल्ज़ाम इनका। और हैरानगी की बात यह है, इतने मेच्योर लोग हैं, अक्ल इन्हें आज भी नहीं आई। यानी माजी में ये ख़ुद जनरल बाजवा साहब के कहने थे या जनरल बाजवा साहब इनके कहने थे, लेकिन बहरहाल इस खबर की बुनियाद पर ये सारी बातें लो और दो की बुनियाद पर आर्मी चीफ की तैनाती पे। उसके बाद सोने पे सुहागा, आपने जो धोखा खाना था इस खबर के मुबैना होने के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर दो, बड़ा सेफ वर्ड है, अल्लाह मियाँ ने ये दिया हुआ है, बल्कि उर्दू लुगत ने में दिया हुआ है। उसके बावजूद आपने कर लिया, ओए बाजवा के गुजरांवाला की तकरीर भी कर दी, और फिर आपने एक्सटेंशन भी दी और बाकायदा कहा कि सीधा जाएं, चूँ चरा किए बगैर आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेनी है। तो सर, जो माजी में हरकतें आपने करती रही हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उनका भी ज़रा ध्यान कर लें, उनको भी ज़रा थोड़ा गौर कर लिया करें। तो नदीम मलिक साहब ने ये इंकशाफ किया। अच्छा, हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन इस हद तक नहीं अंदाज़ा था जिस तफसील मैंने आपके साथ पेश की है। आगे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जी खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के लड़ाई झगड़ों को ना नेक्स्ट लेवल, जी हाँ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ना उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला है। और बड़ी वजह भी बताई है लड़ाई की। वो कहते हैं नून लीग ने ना दोनों तरफ गेम की है। हमारे साथ इत्तेहादी थे, वो तो थे ही थे, और आखिर में उन्होंने उनका साथ दिया जिनके साथ उनकी डील फाइनल हुई। डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, और जिन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म लेके आए, यानी अनवारुल्लाह काकड़ साहब को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, तो उन्होंने कहा पूरी गेम उनके साथ की। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हमने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कमेटी बनाई थी बीइंग अ पीपल्स पार्टी, और 5 नाम हमने दिए थे, मगर सब कुछ पहले ही ऊपर से ऊपर तय हो चुका था।
ठीक है जी। और इसके अब दीगर एविडेंसेस भी आ चुके हैं, सब कुछ बहुत पहले तय हो चुका हुआ था। और अब वो कहते हैं खुर्शीद साहब के दुआ करें कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना अनवारुल हक काकड़ साहब, ये शफाफ इंतखाबात करवा दें। मोहसिन नकवी साहब से मुतलिक उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी ने बच्चों जैसा प्यार दिया, वो खुद भी कहते थे बच्चे हैं। उन्होंने कहा लेकिन अगर बच्चा फिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यानी बच्चा ही गद्दार निकला है। खुर्शीद शाह साहब तारीख जो कमिटमेंट्स थी, जो चीज़ें थी, जो तवक्को थी, बच्चे ने उस पर पूरा नहीं हुआ। तो मतलब मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ कर गए हैं। तो डेफिनेटली इसका नुकसान जरदारी साहब भी नहीं भूलेंगे, आगे जाके जरदारी साहब को भी बहुत कुछ मौके मिलने हैं, वो मौके निकाल भी लेते हैं, तो नुकसान तो उनको भी होगा। तो ये खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। शेख रशीद साहब का कुछ पता नहीं, हालांकि सबको पता है कि शेख रशीद का पता क्या है, लेकिन अच्छी बात है भाई, आपने करना है उनको रख लें जो कुछ भी है। लेकिन ये जो जुल्म है ना, ये तो मुझे वो बहुत पुराने जिसे कहते हैं ना वो क्या माले गनीमत का दौर और पता नहीं कौन सा दौर मुझे नज़र आया, जैसे कोई गसब करने वाला मामला होता है। यार आप ठीक है, सब चीज़ें आपने करा है वो अलहदा से बात है, अदालती मामला है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है। अहम मामला तो ये कि वो गायब तो हुए हैं, लेकिन इस दौरान उनकी लाल हवेली को सील कर दिया गया, रात को ही पुलिस भेज दी गई और ये सब हुआ, और मुझे बहुत गंदी हरकत लगी है। आम दिन होते कोई और बात ही भाई, अभी भी वही तरीके हैं। तुमने भैंस चोरी के, बकरी चोरी के पर्चे, ये सारी क्या चीज़ें हैं, आप भी अभी वही हरकत कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं मुझे नहीं समझ इससे क्या फ़र्क पड़ जाना है, क्या फ़र्क पड़ जाना है भाई। आपको आज याद आया है कि उनका घर कहकर गैर कानूनी है, ये औकाफ की ज़मीन है या जो कुछ भी है। बहरहाल मुझे इस मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, मैंने कहा मैं इस पर आपसे बात ज़रूर कर लूँ। दूसरा, नैब जी काम बहुत तेज़ी से और बड़ी गैर मामूली, जैसे मुझे तो समटाइम ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तैयार बैठा था, सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार था। ठीक है, वो बड़े पैमाने पे एहतसाब होना ना, तो ऐसे ही लग रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का शायद इंतज़ार था और आज नैब की अदालत लगी। जज बशीर साहब ने कहा कि ट्रक के ट्रक आ रहे हैं जी, आज तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो कहा गया कि गाड़ी भरकर रिकॉर्ड सारा पहुंचा दिया गया और मतलब नैब केसेस खुल गए। अब एक दिन रह गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर रिव्यू के लिए। वो देखें वो एक दिन क्या होता, लेकिन बहरहाल नैब केसेस के हवाले से बहुत तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। तो यानी 17 महीने में वो कह रहे हैं किया कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, जो मेहनत की थी वो तमाम की तमाम गलत हो गई। ये चीज़ तो अबाऊ जी चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब, इनकी मैं आपको जैनवन बता रहा हूँ, सिर्फ खबर की बिनात पे नहीं कह रहा, मैं जैनवन बता रहा हूँ। इनकी बैंड बजने वाली है। बैंड इसलिए बजने वाली कि उनके भाई का मामला है। उनके भाई हैं राजिक संजरानी, उनका ओहदा है MD सैंडिक, 32-33 साल उम्र है उनकी, और उनको ना ग्रेड 21 और 22 के जो अफसरान हैं उनका घर अलॉट किया गया। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त थी, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब इसको देख रहे थे, उन्होंने उनको नोटिस भेजा कि भाई ज़रा बताएं तो सही आपको ये घर कैसे मिल गया। तो उन्होंने बाबर सत्तार साहब को कह दिया कि जी आपका तो दार इख्तियार में नहीं आता। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उन्होंने कहा आप कौन होते मेरा दार इख्तियार बताने वाले, ये अदालत का काम है दार इख्तियार है या नहीं है, चलें। और उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उनको बुला लिया जी। और बादियो नज़र में वो यही कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि आपने सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनका असर रसूख इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा घर लिया जो 21 और 22वें ग्रेड का है, और आप सैंडिक मेटल, जी हाँ MD सैंडिक मेटल, जी हाँ इसके हवाले से है। तो मेरे ख्याल है सादिक संजरानी साहब की मंजी ठुकने वाली वो आने वाले हैं जी, और पता चल जाएगा फिर बहुत कुछ कि किसके कहने पर सादिक संजरानी साहब के भाई को ओबलाइज किया गया। तो सारी बातें कोई मुआवजा तो नहीं हो सका ना, तो सादिक संजरानी जिनके बंदे हैं, सादिक संजरानी साहब के पीछे कौन है वो भी शायद सामने आ जाए। तो बहरहाल एक मुझे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में है ये मामला, तो इसलिए मुझे इस अदालत के और इस फैसले का किसी अंजाम तक पहुँचने का है। वो बताएंगे ना जनाब मुझे क्यों दिया 21वें 22वें स्केल का, मुझे किसके कहने पर दिया है, ये सब चीज़ें बताएंगे। पहले ज़रा तौहीन अदालत का शोकस तो भुगते हैं, नोटिस तो भुगते हैं। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली खबर मैं आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहब, मरीम साहब रात में और शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, तो उससे मुतालिक अब जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त मैं परवाज़ है। तो लेट्स सी, चीज़ें तो बहुत गैर मामूली हैं, चीज़ें बहुत गैर मामूली हैं। मैंने भी शुरू की आपको एक तमहीदी पूरी ख़बर जनरल बाजवा साहब से मुतालिक दी थी, और जी हाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उन तमाम डीलों के बावजूद भी गई थी, और यही सेम पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज किसे कहते हैं, ये भी एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।